everyone, welcome to the Literature Academy. Here I simplify various texts and concepts of English literature and make learning easy. Today we are exploring Dream Children a Reverie's final part of the summary, okay? And this essay was written by चार्ल्स लैम. सो लेट्स स्टार्ट. प्रीवियस पार्ट में मैंने डिस्कस किया था कि चार्ल्स लैम जो है वैकेशंस बनाने अपनी दादी के घर जाता था और वो वहाँ पे क्या क्या करते थे. ठीक है, इस पार्ट में नाउ वी आर गोइंग फर्दर विद द essay. ठीक है, सो हम उसी के आगे से स्टार्ट करते हैं. चार्ल्स लैम अब अपने दोनों बच्चों जॉन और एलिस को अंकल जॉन के बारे में बताते हैं. ठीक है, वो बताते हैं अंकल जॉन थे. जॉन एल, यहाँ पे एल रिप्रेजेंट करता है जॉन लैम्ब. जैसे चार्ल्स लैम्ब है वैसे उनका ब्रदर जॉन लैम्ब, लेकिन ऐसे में जॉन एल ही लिखा है, तो आप अपने आंसर्स में भी जॉन एल ही लिखेंगे, जॉन लैम्ब नहीं लिख के आएंगे. ठीक है, क्योंकि ऐसे में कहीं नहीं दिया है. तो जॉन एल जो थे, ही वॉज लव्ड मोस्ट बाय देयर ग्रैंड मदर. तो मैंने जैसे बताया था प्रीवियस पार्ट्स में भी कि जॉन लैम्ब जो थे वो फेवरेट ग्रैंडसन थे ग्रेट ग्रैंड मदर फील्ड के. तो यस, वो सबसे ज़्यादा फेवरेट थे ग्रैंड मदर के, क्योंकि वो हैंडसम थे, ब्रेव थे, स्पिरिटेड बॉय थे. स्पिरिटेड मतलब बहुत लाइवली, चेयरफुल थे. ठीक है, और वो दूसरों जैसे नहीं थे. चार्ल्स लैम्ब उनको खुद से भी कंपेयर करते हैं. जैसे चार्ल्स लैम्ब अकेले रहता था, गार्डन में घूमता रहता था, हाउस में स्टैचूज़ देखता रहता था. लेकिन जो अंकल जॉन थे, ठीक है, जो जॉन लैम्ब थे, वो बहुत आउटस्पोकन थे. चार्ल्स लैम्ब के जैसे इंट्रोवर्ट नहीं थे. ठीक है, ये हॉर्स राइड पे भी जाते थे और हॉर्स राइडिंग के लिए भी बहुत स्ट्रॉन्ग हॉर्सेस चूज़ करते थे. ठीक है, एंड ही ऑल्सो जॉइन द हंटर्स. जॉन लैम्ब जॉइन द हंटर्स, बेसिकली हंट करने भी जाते थे हंटर्स के साथ. तो जॉन लैम्ब को सब बहुत एडमायर करते थे कि हाँ ये बहुत अच्छा है. ठीक है, एंड स्पेशली ग्रेट ग्रैंड मदर फील्ड तो बहुत ही ज़्यादा एडमायर करती थी. जॉन लैम्ब उनका फेवरेट ग्रैंडसन था. ठीक है, जब चार्ल्स लैम्ब लेम फुटेड हो गई, लेम फुटेड मतलब कि कोई इंजरी हो जाना लेग में या पैर में, ठीक है, जिसकी वजह से वॉक वगैरह नहीं कर पाते या लेग की मसल्स इतनी यूज़ नहीं कर पाते आप. ठीक है, तो जो चार्ल्स लैम्ब था उनके फीट में कोई इंजरी हो गई थी एंड ही कुड नॉट वॉक, वो वॉक नहीं कर सकते थे. तो जॉन, उनका ब्रदर जो था, वो उनको कैरी करके बहुत दूर दूर तक ले जाता था. ठीक है, एंड ऑन द अदर हैंड जब जॉन के लेग में इंजरी हुई, चार्ल्स जो है, चार्ल्स लैम्ब बिल्कुल भी उनके साथ पेशेंट नहीं थे. कुड नॉट टॉलरेट हिम लाइक एन अनग्रेटफुल ब्रदर. वो उसको बिल्कुल भी टॉलरेट नहीं कर पाते थे. जो जैसे कि अगर वो कभी बोलें कि हाँ मेरे को पेन है, ये सब है, ये चीज़ें ऐसे में नहीं मेंशन कर रखी है, मैं आपको समझाने के लिए बता रही हूँ. ठीक है, कि जैसे कभी वो बोलते होंगे कि मेरे को पेन हो रहा है या मेरे से चलने नहीं जा रहे, तो चार्ल्स लैम्ब बिल्कुल भी उस चीज़ को टॉलरेट नहीं करता था और बहुत इम्पेशेंट हो जाता था या एजिटेटेड हो जाते होंगे. सो वो बताते हैं, ऐसे में रिग्रेट करते हैं इस बात पे कि मैंने हमेशा उनके साथ अनग्रेटफुली बिहेव किया. जैसे वो मेरे साथ रहते थे, मैं उनके साथ बिल्कुल भी वैसे नहीं रहता था. जितनी उन्होंने सपोर्ट किया चार्ल्स लैम्ब को, चार्ल्स लैम्ब ने कभी भी जॉन लैम्ब को उतना अच्छे से सपोर्ट नहीं किया. ठीक है, उसके बाद डॉक्टर जो है ही एम्प्यूटेटेड द लिम्ब. एम्प्यूटेटेड द लिम्ब मतलब है कि उनका लिम्ब, जॉन लैम्ब का लिम्ब कट करना पड़ा और उसमें उसको बहुत पेन भी हुआ था. दिस थिंग इज़ मेंशन इन द ऐसे. एंड उसके थोड़े टाइम बाद ही जॉन लैम्ब डाइड. After John's death, Charles realized the distance between life and death. Now he misses John very much and wished to have him again. ये जो लाइन है कि जॉन की डेथ के बाद चार्ल्स रियलाइज द डिस्टेंस बिटवीन लाइफ एंड डेथ, ये बहुत ही जो है एक रियलाइजेशन दिखाता है चार्ल्स लैम्ब की, और ये शो करता है द डिफरेंस बिटवीन लाइफ एंड डेथ. जब कोई इंसान रह रहा होता है ना, आप उसके जो उस इंसान को लाइफ से कनेक्ट करती ना वो चीज़ आप फील कर सकते हो. व्हेन यू लाइक दैट पर्सन टू मच, या फिर आप उस पर्सन से क्लोज हो, तब यू नोटिस दीज थिंग्स. जैसे आप उसको जो है आप उनसे बात कर सकते हो, दे विल टॉक बैक टू यू. आप उन्हें फिज़िकली टच कर सकते हो, आप उन्हें फिज़िकली फील कर सकते हो, आप उन्हें देख सकते हो. बट व्हेन अ पर्सन डाइज, वो सब चीज़ें उनके साथ चली जाती है.
नाउ यू कैन नॉट लिसन टू देयर वॉइस एनी मोर, यू कैन नॉट फील देम, यू कैन नॉट टच देम, आप उनसे अपनी बातें नहीं कर सकते। और एंड ऑल्सो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट इज़ वो पर्सन जो है अब कहीं पे भी कोई भी चीज़ उन्हें वापस नहीं ला सकती लाइफ में, ठीक है। आपके जितने भी मोमेंट्स होते हैं स्पेशल, आप उन पर्सन से शेयर नहीं कर पाओगे, आप उन्हें दिखा नहीं पाओगे, आप उन्हें नहीं देख पाओगे उन पर्सन को। वो पर्सन एक तरीके से आपकी लाइफ से पूरा चला जाता है, डेथ टेक्स अवे दैट पर्सन फुली, ठीक है। तो चार्ल्स लैम्ब वो चीज़ फील करता है कि अब वो मेरे साथ है ही नहीं, वो मेरी किसी मोमेंट में प्रेजेंट ही नहीं है लाइफ के, मैं कभी उन्हें देख नहीं पाऊँगा, उनसे कोई बात नहीं कर पाऊँगा। तो वो इस चीज़ को बहुत अच्छे से रियलाइज़ करते हैं। वो बोलते हैं कि बहुत बड़ा डिस्टेंस है लाइफ में और डेथ में। डेथ जो है उस पर्सन को पूरी तरीके से आपसे अलग कर देती है, ठीक है। आपके पास बस उसकी उस पर्सन की मेमोरीज रह जाती हैं। तो यहाँ पे बहुत बड़ा थीम भी आता है इस ऐसे का, थीम ऑफ लॉस एंड डेथ एंड थीम ऑफ ग्रीफ, कि डेथ जो है इट टेक्स अवे योर क्लोजेस्ट पर्सन, आप उन्हें फिर वापस कभी फील नहीं कर सकते, लेकिन आपके पास उनकी बस मेमोरीज ही रह जाती हैं, जैसे चार्ल्स लैम्ब के पास अभी उनकी मेमोरीज ही हैं, ठीक है। और एक और थीम आता है यहाँ पे रिग्रेट का, जो हम बोलते हैं ना कि हमें नहीं पता कि कल क्या होगा, कल कोई रहेगा या नहीं, तो इट इज़ बेटर कि आप आज ही उनसे अच्छे से बात करें, आज ही जो भी लड़ाई झगड़े हैं वो सॉल्व करके रखें, ठीक है। तो थीम ऑफ रिग्रेट भी हमें देखने को मिलता है ऐसे में, और थीम ऑफ ग्रीफ भी, जो पेन है चार्ल्स लैम्ब को इस चीज़ का कि वो कभी जॉन लैम्ब से अच्छे से रहा नहीं, जॉन लैम्ब के साथ आज अभी भी ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं किया, ये चीज़ दिखती है ऐसे में, ठीक है। और दूसरी बात, उसके बेटे का नाम देखो, चार्ल्स लैम्ब के बेटे का नाम क्या है, जॉन। सो इट इज़ वेरी क्लियर कि चार्ल्स लैम्ब जो है अपने ब्रदर को बहुत मिस करते हैं, और इसलिए उन्होंने अपने बेटे का नाम जॉन रखा, ठीक है। और अभी भी वो उनके बारे में सोचते हैं, जॉन लैम्ब के बारे में। जॉन लैम्ब जो है चार्ल्स लैम्ब की मेमोरीज में इज़ स्टिल प्रेजेंट, ठीक है। देखो जॉन, नाउ चार्ल्स लैम्ब मिस जॉन वेरी मच एंड विश टू हैव हिम अगेन। तो आप कितना भी विश कर लो, कितना भी मिस कर लो, नथिंग कुड ब्रिंग द पर्सन बैक इनटू योर लाइफ। तो वो चीज़ें समझे कि हाँ, लाइफ और डेथ में बहुत बड़ा डिफरेंस है। डेथ विल कम्प्लीटली टेक अवे दैट पर्सन फ्रॉम योर लाइफ, कम्प्लीटली नथिंग रिमेन्स ऑफ दैट पर्सन, ओनली द मेमोरीज आर लेफ्ट बिहाइंड। अब क्या होता है, अब चार्ल्स लैम्ब के बच्चे जो हैं वो बहुत इमोशनल होने लग जाते हैं, और उनके एक्सप्रेशन देख के चार्ल्स लैम्ब समझ जाते हैं कि बच्चे चाहते हैं कि अब मैं स्टॉप हो जाऊँ, वरना वो भी रोने लग जाएंगे, वो बहुत सैड हो गए थे, ठीक है। तो अब बच्चों को हैप्पी करने के लिए वो उनको उनकी मदर की स्टोरी सुनाते हैं, ठीक है। अब नाउ इससे हमें पता चलता है कि देयर मदर इज़ डेड, ठीक है। बच्चों की मदर इज़ नो मोर देयर, शी हैज़ ऑल्सो डाइड। तो बताते हैं अपने बच्चों को कि उसने जो है उनकी मदर को परस्यू किया फॉर 7 लॉन्ग ईयर्स। उनकी मदर थी एलिस विंटरटन। अब ऐसे में सिर्फ एलिस डब्ल्यू मेंशन है, तो आप अपने आंसर्स में भी एलिस डब्ल्यू ही लिखेंगे, जो कि आपके टेक्स्ट में दिया हुआ है, ठीक है। तो चार्ल्स लैम्ब अपने बच्चों को बताते हैं कि मैं 7 ईयर्स तक तुम्हारे मदर को परस्यू करता रहा, यानी कि मैं उन्हें मनाता रहा कि मेरे से मान जाओ एंड गेट मैरिड टू मी, ठीक है। और फिर क्या होता है, वो स्टोरी सुना ही रहा होता है, तो उसको जो उसकी बेटी है एलिस, वो अपनी मदर से बहुत सिमिलर दिखती है, तो उसको ऐसा लगता है कि जो एलिस उनकी मदर है उसकी सोल वापस आ गई है उसकी डॉटर में। तो बहुत कंफ्यूज हो जाता है कि ये मेरी वाइफ है, मेरी बेटी है, उनके फेसेस इतने रिजेंबल करने लग जाते हैं, ठीक है। तो थोड़ी देर बाद क्या होता है, वो ऐसे कन्फ्यूजन में जाता है, तो फिर अपने दोनों बच्चों की तरफ देखता है, जॉन और एलिस की तरफ, तो उसको वो बच्चे जो हैं उससे दूर दूर जाते हुए दिखते हैं, ठीक है। और धीरे धीरे वो बच्चों जो हैं उसके विजन से फेड होते जाते हैं, ठीक है। और सिर्फ 2 सैड फेसेस उसको दिखते हैं लास्ट में,
बस, और वो भी बहुत दूर। और उन बच्चों के एक्सप्रेशन देख के चार्ल्स लैम्ब को ऐसा लगता है कि वो बच्चे ये बोल रहे हैं, वी आर नॉट ऑफ एलिस नॉर ऑफ दी नॉर आर वी चिल्ड्रन एट। इस चीज़ का मतलब है कि ना हम एलिस के बच्चे हैं, ना हम तुम्हारे बच्चे हैं, और ना ही हम चिल्ड्रन हैं। ठीक है, जो एलिस के बच्चे हैं उनका फादर बार्ट्रम है। ठीक है, बार्ट्रम यहाँ पे फादर का नेम है, और जिस लड़के से एलिस ने शादी की उसका नेम है। ठीक है, और वी आर नथिंग लेस देन नथिंग एंड ड्रीम्स। यहाँ पे रिवील होता है कि ये सिर्फ ड्रीम था चार्ल्स लैम्ब का। वी आर ओनली वॉट माइट हैव बीन। तो ये लाइन शो करती है जो चार्ल्स लैम्ब का डिज़ायर था टू मैरी एलिस विंटरटन, वो कभी भी पूरा नहीं हुआ। तो बच्चों के एक्सप्रेशन से ऐसा लगता है, वो कहते हैं कि ना तो हम तुम्हारे बच्चे, ना हम एलिस के बच्चे, क्योंकि यू पीपल नेवर मैरिड। हम सिर्फ बेसिकली हो सकते थे, बट अब ऐसा रियलिटी में पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, तो ये ऑटोबायोग्राफिकल एलिमेंट भी रिप्रेजेंट करता है ऐसे में, एंड ये भी रिप्रेजेंट करता है कि जो इमेजिनेशन जिसे हम एस्केप की तरह लाइफ में यूज़ करते हैं कई बार, इट जस्ट प्रोवाइड्स टेम्प्ररी रिलीफ फ्रॉम द हार्श रियलिटीज़ ऑफ लाइफ। ठीक है, कभी भी इमेजिनेशन परमानेंट रिलीफ नहीं देगी, और इसलिए ही इस ऐसे का टाइटल है ड्रीम चिल्ड्रन। These children were just dreams of Charles Lamb, एंड ये एक रेवरी है बेसिकली चार्ल्स लैम्ब जहाँ पे डे ड्रीम कर रहे थे। ठीक है, और ये सारी डे ड्रीमिंग उनके अनफुलफिल्ड डिज़ायर्स के बारे में है, उनकी ग्रीफ के बारे में है, उनकी मेमोरीज़ के बारे में है, एंड क्लोजेस्ट पीपल जिनको वो मिस करते हैं, एंड ऑल्सो डेथ के बारे में भी है कि कैसे डेथ जो है आपके क्लोजेस्ट पर्सन जिन्हें आप बहुत प्यार करते हैं, वो डेथ कम्प्लीटली ले जाती हैं, एंड दे नेवर कम बैक टू लाइफ, बट दीज पीपल रिमेन इन योर मेमोरीज फॉर एवर टिल यू लिव। Suddenly Lamb awoke from his reverie and found that he was sitting on his bachelor's armchair. Only the faithful Bridget, his sister, was by his side. अब suddenly Lamb जो है उठ जाते हैं, and he finds himself sitting on his bachelor armchair. See, bachelor's armchair. So he never married. और ये सब जो उनके अनफुलफिल्ड डिज़ायर है, ये इमेजिनेशन ने जस्ट उसे एक एस्केप प्रोवाइड किया था, बट वो भी कोई परमानेंट रिलीफ नहीं दे पाई इमेजिनेशन। ठीक है, ओनली द फेथफुल ब्रिजिट, हिज सिस्टर वॉज बाय हिज साइड। ब्रिजिट जो है वो रेफरेंस है टू हिज सिस्टर मैरी लैम्ब, जिसका नाम ब्रिजिट यूज़ करते हैं वो। ठीक है, वो अपनी सिस्टर मैरी लैम्ब के साथ रहते थे, चार्ल्स लैम्ब। ओनली शी वॉज बाय हिज साइड एंड नो वन एल्स। So he was bachelor, and you can say yes, he was lonely as well, and he had a desire to have his family as well. तो ये सारी चीज़ें भी इस ऐसे का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है, so now I hope that you understood Dream Children a Reverie clearly. I hope टाइटल का सिग्निफिकेंस क्लियर है, टाइटल ये क्यों है ऐसे का ड्रीम चिल्ड्रन अ रेवरी, ये क्लियर है, एंड ऑल्सो आपको जो है थोड़ा बहुत थीम्स के बारे में आइडिया हुआ है, क्या क्या थीम्स है ऐसे के, वो भी मैंने डिस्कस किया है हर पॉइंट पे जहाँ जहाँ पे भी थीम दिखा है। ठीक है, और जो भी थीम दिखे हैं, मोस्ट ऑफ द थीम्स आई हैव कवर्ड। सो आई होप you like the video, and if this made the essay easier for you, don't forget to like, share and subscribe.